हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी में। आप सभी दोस्तों का मैं एम शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका इतिहास सब्जेक्ट है। और इतिहास का जो सब्जेक्ट है दोस्तों, इसमें आपका जो है वो मेडिवल हिस्ट्री की मध्यकालीन इतिहास का ही आज का टॉपिक होगा। इसमें हम चर्चा करने वाले दोस्तों कुछ नए नए प्रश्नों में जो आपके सेक्शन बी और सेक्शन सी में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और आज की इस वीडियो में कुछ नए आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और अच्छे से हम तैयारी भी करेंगे। तो इसे दोस्तों महा रिविजनल क्लास भी कह सकते हैं। तो जैसे भी आपको पढ़ना चाहिए वो आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पे मिलते हैं और मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे दोस्तों। और जो ये वीडियो है ये आपके लिए पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और अच्छे से तैयारी करने का एक सरल साधन भी है। तो आइए दोस्तों, हम बात करेंगे नए नए प्रश्नों में जो हम आपको सम्मिलित होना है और अच्छे से तैयारी भी करना है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न आपका रहेगा कि ब्रह्म समाज के प्रवर्तक कौन थे, इनके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। बहुत ही एकदम सूझबूझ वाला प्रश्न दोस्तों, और ये प्रश्न आपके सेक्शंस बी में हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपको तैयारी करने के लिए इससे बड़ा चांसेस बिल्कुल नहीं मिलने वाला है और अच्छे से तैयारी करने का एक महत्वपूर्ण आपका ये सिरा है। अब आता है ब्रह्म समाज के प्रवर्तक कौन थे और इनके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। आंसर में लिखना होता है आपको दोस्तों कि महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। उन्होंने अपने सतत प्रयत्नों से सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या वध का लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से बंद कराया। विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने की दिशा में कार्य किया। 1830 ईस्वी में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के बाधक नियमों के विरुद्ध सफल आंदोलन चलाया। देश के पुनरुत्थान के लिए वह अंग्रेजी शिक्षा को आवश्यक समझते थे, अतः उन्होंने कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना की जो प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया। वे एकेश्वरवादी थे। 27 सितंबर 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज के नेतृत्व में देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला। और सन 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन भी इसके सदस्य बन गए। यानी केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ ठाकुर ये ब्रह्म समाज के प्रवर्तक के रूप में शामिल हुए। किंतु टैगोर से आपसी मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की। इन्होंने क्या कहते हैं कि ब्रह्म समाज ऑफ, अब यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ब्रह्म समाज यानी कि ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, यहाँ पे तो केवल आपका था ब्रह्म समाज, लेकिन ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की दोस्तों? तो ये आते हैं कौन? केशव चंद्र सेन जी। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना 1857 ईस्वी में किया। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है कि ब्रह्म समाज के उद्देश्य, इनमें उद्देश्य क्या थे दोस्तों? ब्रह्म समाज के उद्देश्य निम्नलिखित थे। फर्स्ट नंबर तो आता है आपका कि उन्होंने एकेश्वरवाद यानी कि एकेश्वरवाद में विश्वास किया और उनका विचार था कि सृष्टि की रचना व संरक्षण वही करता है जो सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापक है और उसकी कृपा से ही मोक्ष संभव है। इसी को कहते हैं एकेश्वरवाद, यानी कि एक ही शब्द पर, यानी एक ही स्वर पे वो अड़ग हो, यानी एक ही स्वर पे वो उपलब्ध हो। यानी कि इनके कहने में कि एक ही शब्द पर वो अटल हों। फिर आता है कि प्रार्थना में विश्वास आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। जो प्रार्थना है वो विश्वास आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। फिर थर्ड नंबर है कि ईश्वर को, अतः क्या होता है कि अवतारवादी झूठा है, यानी कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, अतः अवतारवाद झूठा है। फिर आता है फोर्थ नंबर कि कर्म फल पर में विश्वास, यानी कि कर्म का फल ही विश्वास है। 5 नंबर है कि जीवात्मा अमर है, कि जो जीव है उनकी जीवन आत्मा जो है वो अमर है। 6 नंबर है कि सत्य की खोज में विश्वास, यानी कि सत्य की खोज करें तो उस पर हम विश्वास करते हैं। फिर आता है 7th नंबर कि मूर्ति पूजा व्यर्थ, उन्होंने बताया है कि मूर्ति पूजा जो करते हैं वो व्यर्थ है। 8th नंबर है कि जाति प्रथा छुआछूत समाप्त होनी चाहिए तथा
9th नंबर है कि बाल विवाह सती प्रथा पर रोक लगे और विधवा विवाह का प्रचार होना चाहिए। ये ब्रह्म समाज के प्रमुख उद्देश्य थे जो यहाँ पे हमने आपको बताया। तो आपको प्रमुख उद्देश्य और ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कब हुई थी वो ये दोनों आपको बताया। ब्रह्म समाज के बारे में भी बता दिया आपको और ब्रह्म समाज के उद्देश्य के बारे में बताया। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि भारत में रेल नीति का प्रभाव लिखिए, यानी कि जो भारत में रेल नीति हुई उसका प्रभाव क्या था। तो ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर में लिखेंगे आप लोग कि भारत में रेल व्यवस्था के नाम पर भले ही भारत में ब्रिटिश पूंजी निवेश की मात्रा काफ़ी बड़ी रही हो, यानी कि जो पूंजी निवेश की मात्रा थी वो काफ़ी बड़ी रही हो, किंतु इस क्षेत्र में भारतीय पूंजी के निवेश की मात्रा भी कम नहीं थी। भारत में रेल व्यवस्था के, यानी कि इनके कहने का मतलब था कि अगर ब्रिटिश पूंजी भी लगी है रेल में, यानी कि आपको यानी कि रेल विभाग में, तो उतने भी पूंजी भारतीय पूंजी भी लगी जितना उसमें वो यानी कि ब्रिटिश पूंजी लगी थी। भारत में रेल व्यवस्था के विस्तार का जो तरीका अपनाया गया वह कम आलोचना का विषय नहीं है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि ब्रिटिश सरकार ने यह नीति इसलिए अपनाई कि रेल लाइनें बिछाने के लिए और डिब्बे तैयार करने के लिए जितने फौलादी स्टीलों की आवश्यकता थी वह सब ब्रिटिश बाजार से खरीदा जाएगा और इस निर्णय से भारतीय उद्योग का विस्तार नहीं हो सका। वस्तुतः देखा जाए तो भारतीयों का निर्माण और माल लदान दोनों ही कार्यों के लिए अधिक भुगतान करना पड़ा और इस तरह भारत की आर्थिक स्थिति में कायापलट लाने में रेलवे की जो क्षमता थी वह विफल हो गई। भारत में रेल निर्माण में बड़े धन की बर्बादी की जनता ने बड़ी निंदा की। अधिकतर रेल बिना किसी मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए सैनिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बनाई गई और बड़ी धनराशि उधार लेकर उसको भारत में बेकार में खर्च किया गया। विलियम मेसी, भारत सरकार के एक वित्त सदस्य ने कहा कि ईस्ट इंडिया का रेलवे पर जितना खर्च होना चाहिए था उसके दुगने से अधिक हुआ। बड़ी बड़ी धनराशि बेकार खर्च की गई और ठेकेदारों ने किसी प्रकार की मितव्ययता का ध्यान नहीं रखा। जब तक उन्हें भारत की आय का 5% मिलता रहा, सारा धन अंग्रेज पूंजीपतियों ने दिया और उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उनका दिया धन हुगली में फेंक दिया जाता था और इससे ईंट और चूना खरीदा जाता था। लॉर्ड लॉरेंस जी ने कहा है कि मेरे विचार में भारत के प्रत्येक वर्ग में यह बात प्रचलित है कि रेलों पर बहुत ज़्यादा फिजूली खर्च हुई और जितना खर्च होना चाहिए था उससे कहीं अधिक हुआ। आलोचकों का भी यही मत था कि रेलों के फलस्वरूप नील, चाय, कॉफ़ी और अन्य बगीचों के मालिकों ने देश की आय के साधनों का अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया। अनेक सैनिक महत्व की रेलों के बनने से जनता को कोई लाभ नहीं हुआ, चूँकि सारा धन अंग्रेज पूंजीपतियों ने लगाया था। इसका सारा लाभ भी उन्होंने ही उठाया। तो इस तरीके से इनका ये यानी कि जो रेल नीति था उसके बारे में हमने आपको यहाँ पे बताया, यानी कि रेल नीति के बारे में। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। यानी कि फर्स्ट हमने आपको ब्रह्म समाज के बारे में बताया था और सेकंड आपको रेल नीति के बारे में। तो ये था रेल नीति के बारे में। तो आई होप आपको समझ में ज़रूर आएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए कि आपको अगली वीडियो में हम किस तरीके से प्रश्न लेके आएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको कोई भी परेशानी आ रही है, अगर आपको कोई नया प्रश्न चाहिए या आपको कुछ भी आपको पढ़ाई लिखाई से मटेरियल संबंधित आपको कुछ भी चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम आपके लिए नए यानी कि पठन पाठन सामग्री का हम भरपूर व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आपके साथ मैं हमेशा उपस्थित रहूँगा। इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।